जब से 500,000 के पुराने नोट अमान्य हुए तब से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को छोड़ दिल्ली का रुख किया है और उसके बाद से एक एक कर कई मुद्दे उठाने की कोशिश की है। दरअसल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अक्सर राजनीतिज्ञ इस तरह की कोशिशें करते रहते हैं और आज चर्चा में हम यही बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि क्या खबरों में बने रहने के लिए कुछ नेता गढ़ रहे हैं नए नए मुद्दे। आज इसी बड़े सवाल को हम उठा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है रामकृपाल जी। तो ये अक्सर हम देखते हैं कि विरोध के लिए विरोध की राजनीति, खबरों में बने रहने के लिए, राष्ट्रीय राजनीति में बने रहने के लिए नेता इस तरह का काम करते हैं और इस समय संसद जो है उसकी एक बानगी पेश कर रही है। नहीं, देखिए, आज का जो प्रश्न है जो ममता जी वाला है जी, मैं कहूँगा कि ये इतना दुखद है। मैं इसको कंट्रोवर्सी से पहले मैं कहूँगा दुखद है। कंट्रोवर्सी उस पे होती है जिस पे कुछ लोगों को विश्वास हो, कुछ लोगों को अविश्वास हो, जी जी, उसको कहते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इस देश की 130 करोड़ जनता में से कोई भी किसी के मन में भी कभी ये बात रही हो कि एक स्टेट के खिलाफ आर्मी कभी ऐसा करेगी। मुझे नहीं लगता है कि हम में से, आप में से कभी किसी के मन में भी ऐसी बात आई होगी। तो पहली बात यह है कि अगर किसी सरकारों से, आज से नहीं, इंदिरा जी के ज़माने से, उससे पहले भी सरकारें बर्खास्त की जाती रही हैं। धारा 356 के दुरुपयोग की बात है, तमाम तरह की है। केंद्र सरकार को बहुत सारे ऐसे अधिकार होते हैं कि वो किसी भी रूप में उसको कर सकती है। उतना तक तो आशंकाएं आदमी कर सकता है, बट आर्मी पर इस तरह से उठाना, और मुझे लगता है कि चलिए, आपके मन में अगर कोई बात आई हो कि जिसको आपको लगा हो कि ये अनयूजुअल है, तो कम से कम वो तथ्य जानने के बाद आरोप लगाने चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगा ये शॉकिंग। आज का दिन जो है वो हमें इस पर नहीं जाना है कि पॉलिटिकल कौन किसका लाभ ले रहा है, क्यों। बेसिक सवाल है कि ये स्थिति क्यों आ रही है जी। और सिर्फ मैं बताऊं आपको, सिर्फ इसमें ममता जी को ही नहीं कहना है। जितने पॉलिटिकल, अभी कल एक घटना हुई ये ट्विटर की, उससे भी लगा जैसे कि ये इसको केंद्र सरकार और कहीं मोदी जी से जोड़ा जा रहा है। तो देखिए, अगर मुझसे आप पूछ रही है तो मैं एक बहुत संक्षेप में कहूँगा जी। हिंदुस्तान की राजनीति, जैसे ईसीजी आप कराते हैं तो उसका ग्राफ यूं जाता है, कहीं अनयूजुअल अगर कुछ होता है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। बट क्या हुआ, अगर आप एक ग्राफ देखेंगे तो हिंदुस्तान की राजनीति में जब से आज़ाद हुआ है, शुरू के जब नेहरू जी का दौर था, वहाँ से छोड़ने के बाद, जब 67 के बाद जब सम्मिलित सरकारों का दौर शुरू हुआ, मिलीजुली सरकारों का, यानी कांग्रेस के विकल्प के तौर पर जब राज्यों में सरकारें बनने लगी सम्मिलित सरकारों का, उसके बाद से क्या हुआ है कि एक बड़े दौर तक, अगर 84 को छोड़ दें, जब 400 सीटें राजीव गांधी को मिल गई, वो दैट वाज एक्सेप्शन जी। तो आप देखेंगे कि दो तरह, एक पैटर्न था कि मेजॉरिटी का रूल होता था और एक स्ट्रांग अपोजिशन होता था। बिल्कुल। तो क्या होता था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस होती थी कि अगर वो अपने पार्टी में सफोकेशन महसूस कर रहा है तो इधर जा सकता है। अपोजिशन को भी ये उम्मीद थी कि ठीक है, हम जो की बात कर रहे हैं इससे सत्ता पक्ष का ग्राफ गिर रहा है, हमारे चांसेस हैं। 2014 में जो कुछ भी हुआ वो उसको लेकर के एक तो विपक्ष को लगा कि ये कैसे हुआ, मतलब उसको अभी तक क्योंकि इतनी साल के बाद नहीं पा हाँ, पहली बार मेजॉरिटी आई। फिर क्या हुआ कि 2.5 साल आज बीतने को आए। बिल्कुल। उम्मीद थी कि कई बार ऐसा लग रहा था कि मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है, सरकार का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन अचानक एक ऐसा फैसला होता है कि जो कभी भी 70 साल की राजनीति में इतना बड़ा फैसला कभी नहीं हुआ। मोरारजी ने भी जो किया था 78 में, वो इतना बड़ा फैसला इस तरह का नहीं था। अब क्या हो रहा है कि एक रूलिंग पार्टी है और सामने जो एक अल्टरनेट मजबूत हुआ करता था वो कुछ भी नहीं है, बिखरा हुआ है। ये प्रॉब्लम सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं है, सत्ता पक्ष के भी जो हमदर्द हैं, जो डिसेंट वो होंगे अंदर अंदर, उनके लिए भी कोई एस्केपिज्म नहीं है सिवाय इसके की। तो अब ये क्या हो गया कि पॉलिटिकल सफोकेशन का दौर है जी। तो रामकृपाल जी, जैसे कि आपने मैं बस आखिरी सेंटेंस कहूंगा, पॉलिटिकल सफोकेशन जो होता है वो हताशा को जन्म देता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और ये जो इस तरह की जो चीजें आ रही हैं, ये किसी पॉलिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस नहीं है, एक हताशा की परिणति है। तो ये जो जिस तरह निकल रहा है, ट्विटर है वो हो गया,
आर्मी आ रही है, इंडिगो में वो तो फ्लाइट वो करने वाली थी। मतलब इस तरह के जो बयान आप पिछले एक हफ्ते में देख रहे हैं, ये सिवाय इसको किसी भी राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर अगर आप सोचें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पॉलिटिकल समझदारी है। ये सिर्फ ये है कि एक हताशा की परिणति जी। पर अगर पश्चिम बंगाल के संदर्भ में और ममता बनर्जी के संदर्भ में समझने की कोशिश करें तो जिस प्रकार से नए नए मुद्दे उठाती चल रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में उनको ये लग रहा है कि वो एनिमी नंबर 1 हो गई है, तो ये भी कहीं एक साथ साथ एक पैरेलल ट्रैक उनका साथ में चल रहा है, जिसकी वजह से वो पश्चिम बंगाल छोड़कर दिल्ली में उन्होंने डेरा जमाया और उसके बाद विभिन्न राज्यों में भी वो दौरा करी है? देखिए, एक चाइनीज कहावत है जिसका हिंदी तर्जुमा यह है कि महत्वाकांक्षा रेंग भी सकती है, उड़ान भी भर सकती है। तो ये कौन सा स्तर है? मैं बता रहा हूँ आपको। जब तक महत्वाकांक्षा रेंगती है जी, उसका एक होता है कि सबकी रेंगती है, मेरी भी महत्वाकांक्षा है वो, जब वो अचानक उड़ान भरने लगे तो खतरनाक हो जाती है। तो जिनकी महत्वाकांक्षाएं उड़ान भर रही थी और उनको लग रहा है कि ये तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, बिल्कुल अंधेरा है, तो वो उसकी परिणति ये होती है। मैं ये नहीं कहता, देखिए मैं कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं हूं कि मैं आगे की आने वाली बात अभी फोरकास्ट कर लूं। मैं हमेशा प्रेजेंट की बात करता हूं। जो भी ऑब्जेक्टिव कंडीशंस आज इस देश की हैं, अगर ये लोग इतने आश्वस्त हैं विपक्ष वाले कि मोदी जी ने बहुत खराब काम किया है, तो इनको चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2.5 साल और है। 2.5 साल के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चले जाएंगे। लेकिन ये जो इस तरह का विरोध हो रहा है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इन लोगों को लग रहा है कि ये लोग कंफ्यूज हैं कि वेदर जो ये पब्लिक है, पब्लिक की नब्ज पर इनको पता नहीं है। देखिए, कोई आ गया दोबारा सत्ता में आ गया इसका गारंटी नहीं है। बहुत कुछ होते हुए आपने देखा है। 400 सीटें राजीव गांधी लेके आए थे। 90 दिन के अंदर कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुआ जहां कांग्रेस हार गई। मार्च में चुनाव हुआ था, जनवरी में राजीव गांधी ने शपथ ली थी और मार्च में चुनाव हुआ था, रामकृष्ण हेगड़े जनता पार्टी को वहां पर मुख्यमंत्री बने थे। ये बात बहुत कम लोगों को, कांग्रेसियों को याद है। उनको याद रखना चाहिए कि 90 दिनों के अंदर 400 सीटें लाने वाली कांग्रेस पार्टी हार गई थी चुनाव। तो देखिए, चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है बहुत दूर की बात है। बट आज की परिस्थिति में यह है कि कहीं न कहीं ये जो एक नया कदम आया है, अपोजिशन इससे हताश है। हाँ, वही मैं इसमें आ रही थी, पता नहीं चल पा रहा है कि क्या करें। हाँ, जैसे कि आपने ममता बनर्जी के संदर्भ में बात की, विपक्ष के संदर्भ में भी अगर हम बात करें, जिस तरह की चीजें उठा रहे हैं, मतलब जिस तरह के नए नए बहानों के साथ रोज आ रहे हैं। कभी कह रहे हैं प्रधानमंत्री को आना चाहिए, जब प्रधानमंत्री आ जाते हैं तो बात होती नहीं है, चर्चा होती नहीं है, कभी नियम के तहत, कभी मत विभाजन के तहत। ये सारी जो चीजें हैं, आपको नहीं लगता कि आज ये इतना मीडिया का जमाना है, आप पब्लिक ग्लेयर से बच नहीं सकते? इस तरह की चीजें जब होती हैं जनता के सामने, तो जाहिर है जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी इस बात से अवेयर हैं, लेकिन उसके बावजूद होता है। क्या कारण है इसका? मैं यही बता रहा हूँ। जिस दिन संसद चालू हुई उस दिन पहले दिन बहस होती है, तब किसी को रूल का पता नहीं होता। बहस स्टार्ट होती है राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं हुई, राज्यसभा में हुई ना। अचानक अगले दिन सेकंड थॉट आती है कि भाई 156 के तहत होनी चाहिए, फलाना के तहत होनी चाहिए। सवाल इस बात का है कि अगर आप दिमाग में क्लियर होते तो फर्स्ट डे सब्सिक्वेंट कोई चीज नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि ये इतना बड़ा मुद्दा था तो आप इसी मुद्दे पर रहते। पहले इस मुद्दे पर बहिष्कार हुआ, फिर उसके बाद हुआ कि ये जो सैनिक हताहत हुए हैं उनको उनकी शहादत को लेकर। हाँ, आज तीसरा मुद्दा बिल्कुल, फिर कि ममता जी के वो प्लेन में था और ये वहां पे सेनाओं का। तो मतलब है कि आप खुद उस विषय की गंभीरता को नहीं ले रहे हैं। अगर वो विषय इतना गंभीर था तो उस विषय पर किस नियम के तहत होती है ये महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण यह था कि आप सरकार की बात सुनते, और सरकार की बात में अगर दम नहीं था तो आप सरकार को पूरे देश के सामने, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट होता है, आप अपने तर्क में आपका दम होता तो आप एक बड़ी लकीर खींचते। लेकिन उससे आप भाग रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप कंफ्यूज हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं, देखिए कैसा है, सारी पार्टियां कहती थी कि जो नोटबंदी का मामला है वो सही है, लेकिन उसके तरीके इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी हुई है, ये उस पर विरोध था। 2 पार्टियां ऐसी थी, आप और ममता जी ने, जो कहा कि 72 घंटे का अल्टीमेटम देता हूं। केजरीवाल ने कहा विद्रोह हो जाएगा देश में। ममता जी ने कहा सोमवार तक मैं इंतजार करूंगी। सोमवार बीत गया, दूसरा सोमवार आने वाला है। अब लगा कि ये कि आप किस देश की बात, किस तरह की बात कर रहे थे। तो एक अंदर से ये लगता है कि भाई
जैसा आपने आपके रिपोर्टर ने कहा कि यूपी में गए तो अखिलेश जी नहीं आए, बिल्कुल। नीतीश कुमार जी ने बहुत साफ कर दिया है पहले से कि वो कह रहे हैं कि न तो ये इसके साथ हैं इसके। हाँ। तो कहीं ना कहीं से लग रहा है कि इन लोगों को इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, जैसे कि मेरे और ख्याल हम से कहाँ हैं। आपने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में जगह बनाने वाली बात है, विपक्ष इस समय जिस तरह से नजर नहीं आ रहा है उसकी भी तो एक कोशिश है। पब्लिक नजर नहीं आ रही है। देखिए अल्टीमेटली ये पब्लिक है, पब्लिक में एक्सेप्टेंस नहीं है आपके तर्कों का। बिल्कुल। ये बौखलाहट है, बेसिकली ये बौखलाहट है। बाकी राजनीति तो अपने कौन स्कोर करता है कौन नहीं करता, अल्टीमेटली जो कल मुहर मारेगा वो फैसला करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी, अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद आपका।